नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ समाचार लेकर मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रूस और ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश पहुंचे। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया दौरे को बताया बेहद उपयोगी और ऐतिहासिक। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई। केंद्र ने हलफनामा किया दायर, दोबारा परीक्षा के पक्ष में नहीं केंद्र सरकार। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। केजरीवाल ने आबकारी नीति से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी समन को दी है चुनौती। पीएम मोदी का नई दिल्ली में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद आज। आगामी बजट पर लेंगे सुझाव। 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 होगा पेश। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा शुरू। डॉक्टर जयशंकर करेंगे मेजबानी। बंगाल की खाड़ी और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर होगा मंथन। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ से हाहाकार, घरों में भरा पानी। उधर बिहार में भी लोगों की बढ़ी मुसीबतें। फिलहाल असम में बाढ़ से कुछ राहत। इंग्लैंड ने यूरो कप के फाइनल में बनाई जगह। 90वें मिनट में वाटकिंस के गोल की मदद से सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया। रविवार को खिताबी मुकाबले में स्पेन से होगा सामना। और आइए अब खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों रूस और ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश पहुंच गए हैं। अपनी इस यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया और दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि ऑस्ट्रिया की मेरी यात्रा ऐतिहासिक और बेहद उपयोगी रही। दोनों देशों के बीच मित्रता में नया जोश जुड़ा है। मुझे वियना में विविध कार्यक्रमों में भाग लेने की खुशी है। आतिथ्य और स्नेह के लिए चांसलर कार्ल नेहमर, ऑस्ट्रिया की सरकार और लोगों का आभार। वियना में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से भारत और ऑस्ट्रिया 2 अलग-अलग छोर पर हैं, लेकिन दोनों के बीच अनेक समानताएं हैं। पीएम ने स्वतंत्रता, समानता और विविधता को दोनों देशों के साझा मूल्य बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र दोनों देशों को जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी आगामी केंद्रीय बजट पर अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा करेंगे। बैठक में अर्थशास्त्रियों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भाग लेंगे। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। लोकसभा चुनाव के कारण इस वर्ष फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। और इधर सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच में नीट परीक्षा मामले की बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले अदालत के निर्देश पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि केवीएट नीट परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष में कतई नहीं है और वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 23 लाख अभ्यर्थियों पर बिना किसी सबूत के यानी सिर्फ आशंकाओं के आधार पर दोबारा परीक्षा का बोझ ना डाला जाए। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि आईआईटी मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण में कोई असामान्य बात या कोई सामूहिक गड़बड़ी नहीं दिखाई गई। सरकार ने उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक 7 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का प्रस्ताव रखा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा करके स्वदेश लौटे हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। 2 देशों की यात्रा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
भारत लौटे हैं। आपको बता दें कि कई मायनों में ये दोनों देशों की जो यात्रा है वो बेहद अहम और खास रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि यह युद्ध का समय नहीं है। अपनी इस यात्रा में कई सारे प्रधानमंत्री ने संदेश दिए। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक दिशा देने का निर्णय बताया है। आपसी सहयोग को मजबूत बनाने को लेकर प्रधानमंत्री ने खास जोर दिया। उन्होंने बताया कि आगामी दशक को लेकर के खाका भी तैयार किया गया है। और ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौटे हैं अपनी रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा को पूरा करके। वियना में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की और आपको बता दें कि उन्होंने एक से पर एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें वंदे मातरम की धुन भारतीय मूल के जो लोग हैं उन्होंने बजाई थी। ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौट आए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ऑस्ट्रिया की यात्रा के साथ कर रहा हूं, मुझे बेहद ही खुशी हो रही है। उन्होंने बताया कि ये यात्रा जो है वो ऐतिहासिक होने के साथ साथ विशेष भी है और ये भी संयोग है कि द्विपक्षीय संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर ये यात्रा हो रही है। और आपको बता दें कि रूस में भी और वियना में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि ये जो समय है ये युद्ध का नहीं है। और उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया कि भारत बुद्ध की धरती है, हम शांति का संदेश देते हैं, हम साझेदारी का संदेश देते हैं। तो दो देशों का सफल दौरा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौट आए हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में उन्होंने रूस और दूसरे चरण में ऑस्ट्रिया वियना में दौरा किया था। और द्विपक्षीय जो वार्ता हुई है उसमें भी आतंकवाद को लेकर के कड़ी निंदा करते हुए इस बात पर सहमति बनी कि यह किसी भी रूप में किसी भी देश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। आपको बता दें कि भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहा है, लड़ाई लड़ता रहा है और हर वैश्विक मंच से आतंकवाद के खिलाफ भारत ने और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवाज उठाई है। तो दो देशों के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौट आए हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने आबकारी नीति से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन को चुनौती दी है। वहीं इससे पहले कल दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई टाल दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 जुलाई तक सुनवाई टाल दी। सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इधर भारत सरकार ने 14 जून 2022 को भारतीय सेना के तीनों अंगों में अग्निपथ योजना को लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य सेना में औसत उम्र को कम करना और तकनीकी तौर पर सेना को दक्ष बनाना है। इस योजना के तहत सेना में कम समय के लिए सेवा देने के इच्छुक कुशल युवाओं को भी आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है अग्निपथ योजना। योजना का मकसद जल, थल और आकाश को सभी दिशाओं से सुरक्षित बनाना, सशस्त्र बलों में युवा जवानों की संख्या बढ़ाना ताकि प्रशिक्षित जवान फ्रंट लाइन पर हर समय जोखिम लेने की क्षमता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां युद्ध की प्रकृति व्यापक रूप से बदल गई है और तेजी से बहुआयामी हो रही है। चाहे ये साइबर युद्ध हो, अंतरिक्ष युद्ध या फिर सूचना युद्ध, इनमें तेजी से परिवर्तन आ रहा है।
इस परिदृश्य में सैन्य बलों के लिए आवश्यक है वे नवीन तकनीक से लैस हों और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों। भारत को जल, थल और वायु तीनों क्षेत्रों में एक बेहतर, सुसज्जित और सक्षम सेना की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने अग्निपथ योजना की पूरी रचना युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई। प्रशिक्षित युवाओं के हाथों में न केवल देश सुरक्षित रहेगा बल्कि देश का विकास भी तीव्र गति से होगा। देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने को लेकर तीनों सेनाओं ने 2 साल तक इसके विभिन्न पहलुओं पर लंबा विचार मंथन किया और उसके बाद इसे लागू करने का फैसला किया गया। यही नहीं, इसके अलावा सभी संबंधित विभागों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। अग्निपथ योजना लागू होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के तीनों प्रमुखों ने इस योजना की सराहना की। उन्होंने कहा था कि इससे भारतीय सेना को सशक्त और प्रतिभाशाली युवा मिलेंगे। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। Enhance youth pool profile, as was mentioned earlier, that is reduction of average age from 32 to 26 to be achieved over a period of time. Secondly, increase in the technical threshold of the Army by recruiting Agniveers through ITIs and other technical institutes by harnessing their potential. अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force, and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. पूर्व वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया अग्निपथ योजना की चर्चा में व्यक्तिगत रूप से शामिल थे। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के सेवानिवृत्त होने पर सभी विभागों से संपर्क किया गया तथा ये प्रयास किया गया कि अग्निवीरों को विभिन्न सेवाओं में समाहित किए जाने का प्रयास किया जाए। वहीं अग्निपथ योजना की आवश्यकता और अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य पर पूर्व सेना अधिकारी और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने अग्निपथ योजना को देश के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना में हर कार्यक्रम की समीक्षा होती है और जरूरत पड़ने पर सरकार किसी भी बदलाव से नहीं हिचकेगी। The discussions on this scheme were very lengthy and very detailed. Okay, it started with a certain proposal and thereafter it was discussed at length. If I remember correctly, almost 2 years. Everything was debated. All the departments of the three services were involved. Okay. What they are talking of, that other organizations, etc., that were discussed, once the basic format was made, the whole paper was circulated to various other departments and their inputs were taken. कोई भी कभी भी प्रोग्राम आता है उसको हमेशा समीक्षा की जाती है। ये कैसे कोई कह सकता है कि समीक्षा नहीं होगी? उनकी काबिलियत बढ़ाई जा रही, शिक्षा में उनको हायर डिग्री मिल जाएगी, उनको पूरा जितनी ट्रेनिंग हो रही है उस ट्रेनिंग में तमाम सब्जेक्ट बताए जाएंगे जो कि वो सिविल में जाके कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। तकरीबन सारे देश हमने स्टडी करे, सब देशों के अंदर देखा गया उम्र 26, 27, 28। नंबर 2, भर्ती होने के तरीके कितने किस्म के हैं? कम से कम 3 से 4 तरीके हैं भर्ती होने के लिए, एंड सब के अंदर जब वो बाहर निकलना चाहते हैं वो जा सकते हैं।
14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर न्यूनतम 17 साल की उम्र से अगले 4 साल तक देश की सेवा कर सकेंगे। 4 साल के बाद इनमें से 25% अग्निवीरों को सेना में नियमित सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। बाकियों को सरकारी और निजी क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। 4 साल की सेवा में युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का वेतन पैकेज दिया जाएगा। ये पैकेज 4 साल की अवधि में बढ़कर 6.92 लाख हो जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को कर मुक्त 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि प्रदान की जाएगी। देश सेवा के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को सेवा निधि के अलावा 1 करोड़ से ज्यादा की राशि देने का प्रावधान है। इसके अलावा बाकी सेवा के वेतन का भी भुगतान किया जाएगा। डिसेबल होने की स्थिति में 44 लाख रुपए की राशि और शेष वेतन दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इधर सेना भर्ती स्कीम, अग्निवीर और उनको दी जाने वाली बीमा सुविधा पर उठाए जा रहे सवाल पर लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सरकार बीमा सुविधा के बदले अग्निवीरों से कोई अतिरिक्त रकम नहीं लेती है। अग्निवीर से इंश्योरेंस के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा और इनको 48 लाख विदाउट कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। अब उसका जो संज्ञा है आप कुछ भी रख लो। तो जो ग्रुप इंश्योरेंस आर्मी की होती थी, जिसमें हमारे जमाने से शुरू हुई थी, तो इसमें जो बेनिफिट है अग्निवीर को, जो इसके बारे में कुछ बातें ऐसे भ्रम की कह रहे हैं, उनको मालूम है कि ये बहुत सही स्कीम है। उनको यह भी मालूम है कि यह देश के लिए ठीक है, आर्मी के लिए ठीक है और जो आज अग्निवीर हैं उनके लिए ठीक है। 4 साल की अवधि समाप्त होने पर अग्निवीर अपने साथ क्या ले जाएगा के सवाल पर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने कहा कि अग्निवीर एक अच्छा नागरिक बनकर सेना से जाएगा। उनके पास रोजगार के लिए पैसे होंगे, वह इतना प्रशिक्षित हो जाएगा कि वह किसी भी काम को करने में सक्षम होगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर सेना के साथ मिलकर भी काम करेगा। जॉब कॉन्टेक्स्ट में हर साल जो जॉब बनती है, जॉब वॉल्यूम बनता है, जॉब नंबर बनता है और जो वर्क फोर्स आती है, उसमें यह अग्निवीर सबसे आगे होगा। दूसरा उसको इतने इनिशिएटिव दिए गए होंगे, उसको इतनी डिग्री दी गई होगी कि वो कहीं भी कोई भी काम पर वो जरूर सिलेक्ट होगा। तीसरा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा हो गया होगा कि उससे कोई compete नहीं कर सकता है जो उसके पीयर ग्रुप में है। चौथा, उसको जो 14-15 लाख रुपए जो भी मिलेंगे वो एक निधि होगी, उससे कुछ काम कर सकता है। पांचवा जो सबसे जरूरी है, वो आदमी इन डिमांड होगा। और इसी के साथ साथ यह भी सोचना है कि हर आने वाले दिन में वो एक ऐसा हमारे लिए रिजर्व होगा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो देश के लिए फिर वो आगे आके सेना में काम कर सकता है। अग्निवीर योजना को समाप्त कर देना चाहिए। इस सवाल पर लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग अग्निवीर योजना के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। अग्निवीर को समाप्त करने की बात करना सुसाइड करने जैसा फैसला होगा। अगर हम सुसाइड करना चाहते हैं तो कर लें। इंडियन आर्मी को हम नीचे गिराना चाहते हैं, कर दें। इंडियन आर्मी को हम तहस नहस करना चाहते हैं, कर दें। इंडियन आर्मी का एक सिस्टम बन गया है, उसको हम तोड़ना चाहते हैं, तोड़ दें। लेकिन सुनिए जो लोग यह कह रहे हैं वो न तो बैटल फ्रंट पर जाएंगे, न तो कमांड करेंगे आर्मी को, न कमांड करेंगे बटालियन को, न कमांड करेंगे अग्निवीर को, न कमांड करेंगे रेगुलर सोल्जर को, और न तो कभी वो फाइट के लिए ये कुछ प्लान भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं।
ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा ने कहा कि जिस भी यूनिट में अग्निवीर रहेगा वह वहां वही काम करेगा जो रेगुलर सेना के जवान करेंगे। सेना में ऐसा कोई विभाजन नहीं होता। जो लोग ऐसी बात करते हैं उन्हें सेना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो भी लोग उठा रहे हैं जो कि सेवानिवृत्त हैं, मैं यह समझता हूं कि शायद उन्होंने भी इसको स्टडी नहीं की है। और यह भी हो सकता है कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनका नजरिया कोई और हो, चश्मा कोई और हो। लेकिन यह बात माननी पड़ेगी कि जब हम एक अग्निवीर को लेते हैं यूनिट में, मैं कई जगह गया हूं, कई जगह देखा है, वो वही सब काम करेगा जो कि दूसरा रेगुलर जो भर्ती हुई है वो करने वाला है। अगर ऐसा कहीं क्या डिवाइड हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। इंडियन आर्मी में मैं 36 साल था। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की 3 दिवसीय बैठक 12 जुलाई से रांची में होगी। इस बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत के अलावा सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसपाले सहित अखिल भारतीय कार्य समिति के सभी सदस्य, प्रचारक प्रमुख, क्षेत्र प्रचारक और सभी प्रांत प्रचारक भी हिस्सा लेंगे। रांची में पहली बार 12 जुलाई से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक होने जा रही है। RSS अगले वर्ष अपनी स्थापना के गौरवपूर्ण 100 वर्ष भी पूरे कर रहा है। बैठक की जानकारी साझा करते हुए RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि इस 3 दिवसीय बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर आग्रह और उपक्रमों पर विचार विमर्श किया जाएगा। शताब्दी वर्ष में हम लोगों की योजना ये है कि इन सारे उपक्रमों को समाज की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक संस्थाओं के साथ मिलकर, समाज के विभिन्न NGOs के साथ मिलकर इन सारे उपक्रमों को आगे बढ़ाया जाए। यह बैठक रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होगी, जिसमें शामिल होने के लिए सर संघ चालक मोहन भागवत रांची पहुंच चुके हैं। श्री आम्बेकर ने बताया कि इस वार्षिक बैठक में प्रशिक्षण वर्ग के वृत्तांत एवं समीक्षा के साथ ही आगामी वर्ष की योजना के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी। सामान्यतः बैठक की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के विषयों पर यहाँ चर्चा होती है। ये वर्ष भर की योजना और उसके विवरण, उसका पूरा क्रियान्वयन, इसके बारे में मुख्यतः यहाँ चर्चा होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में RSS के प्रचार प्रमुख ने बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर संघ के विस्तार की भी योजना है, ताकि हर प्रखंड तक संघ की उपस्थिति हो। उन्होंने कहा कि देश भर में फिलहाल संघ की करीब 73,000 शाखाएं हैं, जिसकी संख्या बढ़ाकर 1 लाख करने का लक्ष्य है। किस तरीके से अपनी शाखाओं का विस्तार हुआ है, और ये निश्चित है कि आने वाले समय में वो जो है 1 लाख तक पहुंचाना, ऐसा विस्तार करना, मुख्यतः मंडल तक हमारी शाखा पहुंचना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का झारखंड में 10 दिनों का प्रवास कार्यक्रम है। वार्षिक बैठक से पहले वो रांची में लगातार देश के विभिन्न हिस्सों से आए संघ प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। उनका गुमला के विष्णुपुर दौरे का भी कार्यक्रम है। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।